आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र संकेत आज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो इस वक्त हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बाकी इंडाइसेस भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखेंगे तो 270 अंकों की तेजी है, करीब 1.5% ऊपर। थोड़ी देर पहले कोरिया के बाजार लाल निशान में थे, लेकिन अब वो भी हरे निशान में आ चुके हैं। इसके अलावा जापान और चीन के बाजार भी हरे निशान में ही दिखाई दे रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआत है वो भी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है। आगे हम और भी ग्लोबल मार्केट के संकेत समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज रणनीति क्या अपनाएं बाजार में, और इसके अलावा कौन कौन सी अहम खबरें हैं ओवर द वीकेंड, कौन सी अहम खबरें आई हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के संकेतों से करते हैं और हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव संकेत वहां से भी मिल रहे हैं। हालांकि इंडाइसेस ने मिले जुला कारोबार किया है, लेकिन ओवरऑल जो वहां से क्यूज नज़र आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं। काफ़ी कुछ अहम आंकड़े भी आए यूएस मार्केट में, वो हम आगे समझेंगे। और पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूएस मार्केट से। यूएस मार्केट हालांकि आज बंद है लेबर डे के मौके पर, लेकिन फ्राइडे के सत्र की अगर बात करें तो ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखा था। हालांकि आखिर में डाउ जोन्स और एस&पी हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन नैस्डैक में मामूली कमजोरी दिखी थी। पूरे हफ्ते की बात करें तो जुलाई के बाद सबसे बेस्ट हफ्ता था अमेरिकी बाजारों के लिए, जहां पर 1.5% के आसपास डाउ जोन्स, 3.25% से ज्यादा की तेजी नैस्डैक में दिखी। एस&पी 500 में भी पूरे हफ्ते में 2.25% के आसपास की तेजी दिखी। लेबर मार्केट से संकेत की अगर बात करें तो वहां पर मिले जुले नंबर्स थे। अगस्त के जो पेरोल के जो नंबर थे वो बाजार के अनुमान से बेहतर दिख रहे थे, लेकिन जून और जुलाई में जो उन्होंने जॉब के जो नंबर जारी किए थे उसको कम कर दिया गया है। साथ ही जो बेरोजगारी दर है वो अनुमान से ज्यादा दिख रहे हैं। साथ ही आवरली वेज अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो भी अनुमान से कमजोर है। तो ये एक मिले जुले कह सकते हैं, एक तरफ नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन बेरोजगारी दर भी बढ़ रही है। ऐसे में बाजार अब यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि सितंबर की बैठक में फेड ब्याज दरों पर को स्थिर रखेगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। 90% से ज्यादा ट्रेडर्स यही मानकर चल रहे हैं और नवंबर में भी ब्याज दरें बढ़ोतरी की संभावना काफी कम है। तो ये एक अच्छे संकेत मिल रहे हैं इकोनॉमी से, उसी का फायदा मिल रहा है और अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी। और यूरोप के बाजार हालांकि मिक्स थे। वहां पर तेल गैस शेयरों में एनालिस्ट को लग रहा है कि आगे तेल गैस क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, उसका फायदा मिला, लेकिन ऑटो शेयरों को लेकर चिंता थी, सेंटीमेंट कमजोर हो रहा है तो ऑटो शेयरों पर दबाव दिखा। एशिया बाजार की बात करते हैं तो एशियाई बाजारों की आज अच्छी शुरुआत हुई, जैसा आपने कहा भी। तमाम बाजार, ज्यादातर बाजार हरे निशान में दिख रहे हैं। चीन को लेकर फोकस है। चीन लगातार एक के बाद एक प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए लगातार नए स्टिमुलस जारी कर रहा है। वहाँ नए जो खरीदार है, घर खरीदार हैं, उनको राहत दी जा रही है। बैंकों से ब्याज दरें कम करने को कहा जा रहा है। साथ ही जो बैंकों के लिए जो फॉरेक्स रिजर्व की जो सीमा थी वो 6% से घटाकर 4% कम कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि उनकी करेंसी युआन में लगातार गिरावट आ रही थी और इस वजह से उसे संभालने की कोशिश हो रही है। तो हो सकता है कि डॉलर का इनफ्लो सिस्टम में बढ़े और उससे युआन को सपोर्ट मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे संकेत है जो चाइना की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है रिवाइव करने की। अगस्त के जो फैक्ट्री एक्टिविटीज़ के जो नंबर दिखे थे वो भी इनकरेजिंग थे चीन के, और अब इस हफ्ते के नंबर पर भी नजर रहेगी जहां पे ट्रेड बैलेंस के नंबर आने वाले हैं, महंगाई के प्रिलिमिनरी डेटा आने वाले हैं, वहां पर नजर रहेगी। लेकिन आज कुछ और अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर हमने जाते हुए देखा था। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी अब ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्रूड जो भारतीय बाजार के लिए अहम संकेत है वो वापस से 89 की तरफ जा रहा है। तो दो चीजें हो रही है, एक तो हरिकेन सीजन है, अमेरिका में हरिकेन सीजन होता है जुलाई से अक्टूबर का, उस वजह से सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही दूसरी तरफ सपोर्ट इस वजह से मिल रहा है कि ओपेक प्लस के जो मेंबर्स है वो लगातार उत्पादन कटौती की जो समय सीमा है उसे बढ़ा रहे हैं, उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, उससे सपोर्ट मिल रहा है। तो भारतीय बाजार के लिए मिले जुले संकेत है। गिफ्ट निफ्टी आप देख ही रहे हैं, हल्की तेजी के साथ कारोबार करे, बाजार में असमंजस की स्थिति है, लेकिन आगे किस तरह के डेटा और निकलते हैं, नए इकोनॉमिक नंबर्स क्या आते हैं, उससे बाजार की आगे चाल निर्धारित होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारा पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो भारतीय बाजारों के लिए आज मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं और स्पेशली यूएस मार्केट में अब से जो संकेत आए, जो डेटा आया था लेबर मार्केट से
वो हल्का कमज़ोर था। इस वजह से अब ब्याज दरों में ये भी माना जा रहा है कि सितंबर में ब्याज दरों को शायद फेड इस बार होल्ड करे। तो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब आगे देखना होगा सितंबर पॉलिसी में कि फेड की तरफ से क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है। लेकिन इस अनुमान में हमने देखा कि वहां पर हल्की तेजी देखने को मिली। लेकिन कुल मिला के बात करें एशियाई बाजारों की भी चाल देखते हुए आज के लिए मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी हम समझेंगे और उसके बाद आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। कैश मार्केट की बात करें तो एफआईआई ने खरीदारी की है, करीब 480 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी है एफआईआई की तरफ से नेट और डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी का ही आंकड़ा है 2290 करोड़ का। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की पर अगर नजर डालें तो करीब 98 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है 4225 करोड़ की। तो यहाँ पर भी आंकड़े ठीक ठाक ही हैं, कुछ बहुत बड़े आंकड़े यहाँ पर निकल कर नहीं है। हाँ, इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है 4225 करोड़ का। तो इसको आज के लिए कैसे रीड करें और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एफएनओ सेटअप कैसा लग रहा है, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप अगस्त सीरीज देखेंगे तो ये इसने 5 महीने की जो बैक टू बैक पॉजिटिव सीरीज थी उसको कैप किया और अगस्त सीरीज में क्लोज किया था करीब 2.5% के आसपास नेगेटिव। इसका मतलब मार्केट के अंदर एक रिदम बना हुआ था और ब्रेक हुआ है। फिर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर सीरीज में क्या हुआ, जो कि शुक्रवार को था। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर सीरीज के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है और मैं इसमें थोड़ा ये बोलूंगा कि थोड़ी जमकर शॉर्ट कवरिंग हुई है एक्चुअली सीरीज के फर्स्ट डे में ही। उसकी बड़ी वजह एफआईआई का रोल रहा है। एफआईआई की होल्डिंग सीधा ही 7-8% से बढ़ गई और वो 50% के आसपास से आ चुकी है। 51% है रफली अगर आप उसको बोलेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो एफआईआई की होल्डिंग का आया सितंबर के फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज के अंदर ही, उसने मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर किया। आपने देखा होगा कि 19,400 के आसपास या उसके ऊपर हमने निफ्टी की क्लोजिंग देखी। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 44,400 के ऊपर है। इसका मतलब दोनों अपने सपोर्ट से थोड़ा ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छा साइन भी है फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ही। तो सितंबर सीरीज के अंदर जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है, रोल ओवर करके आए हैं, उनको जरूर होल्ड करना चाहिए अपने पुराने स्टॉप लॉसेस के साथ, जो कि 250 से 300 की रेंज का बनता है निफ्टी का। और अगर बैंक निफ्टी का लगा के बैठे हैं तो 44,000 तक का ही स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहें और अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। हो सकता है थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग आ जाए। हालांकि ये सीरीज अपने आप में लाइट सीरीज के तौर पर ट्रांसफर हुई है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी बहुत और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिनके पास शॉर्ट है अभी भी या वो रोल करके आए, उनको क्या करना चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। अगर उनके स्टॉप लॉस कटते हैं तो उनको कटवा देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम तो सीरीज के शुरुआत में अपने स्टॉप लॉसेस को कटवा रहे हैं। ये रेंज क्या है, ये है 19,550 से 600 की रेंज निफ्टी की, जो कि रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पर आके स्टॉप लॉसेस लगाएं जिन्होंने शॉर्ट लगा रखा है। और ये करीब करीब 44,800 से 600-700 की रेंज से स्टार्ट होकर 800 तक जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। वहां पे जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है वो अपने स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। कुल मिला के ऑप्शंस में काम अभी किया जा सकता है। एक्टिव ट्रेड है, अर्ली सीरीज है, आपको ऑप्शंस के प्रीमियम अच्छे मिल जाएंगे। आप ऑप्शंस में काम कर लीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर काम करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिला के मार्केट का रिदम अगस्त से सितंबर में आते ही एकाएक थोड़ा सा सुधार हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है और सितंबर के लिए फिलहाल शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई है। आगे कुछ और भी डेटा पॉइंट देखेंगे, लेकिन कुछ समय तक ये शॉर्ट कवरिंग और जारी रह सकती है। डीपी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रैटेजी और ये लेवल्स हमें बताने के लिए। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर अभी हम बात कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे कि आज फिर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनानी चाहिए। और क्योंकि सितंबर में जब सितंबर की शुरुआत हुई थी महीने की, तब हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी सोमवार वाले दिन, और माफ़ कीजिए शुक्रवार को काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली थी। अब जैसा कि अभी डिम्पी बताए थे कि शॉर्ट कवरिंग आगे भी जारी रह सकती है, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं फिलहाल बाजार के लिए। लेकिन ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए किन स्टॉक्स पर नजर है आपकी? गुड मॉर्निंग। देखो, आयशर मोटर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन कंडीशनल बाय
बाय होगा। 3,407 रुपए के ऊपर निकल रहा है, एक बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट माना जाएगा। 3,380 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। टारगेट जो हमारा होगा वो 3,450 रुपए का होगा। कोई बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर हम लोग इसका डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग करके चलेंगे। 730 रुपए के ऊपर बाइंग करना है। 720 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 750 रुपए हमारा पहला टारगेट। थैंक यू नीलेश, समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो दोनों ही कॉल में खरीदारी करने की सलाह। एयू स्मॉल फाइनेंस 730 के ऊपर खरीदिए 750 के टारगेट्स के लिए, और आयशर मोटर में भी तेजी करने की ही राय 3,450 के लेवल्स के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स कोटक बैंक जो है फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई है जहाँ पे उदय कोटक जी ने जो है स्टेप डाउन कर रहे हैं एमडी और सीईओ के पद से। और वैसे भी उनकी जो टर्म थी, जो टेन्योर थी, वो जो है इस साल ख़त्म होने वाली थी December 31 को। और अभी के लिए दीपक गुप्ता जो है एमडी सीईओ रहने वाले हैं, और यहाँ पे अप्रूवल्स रहेगी। और आरबीआई ने जो है, बैंक ने ऑलरेडी एप्लीकेशन आरबीआई को दे दिया था, जहाँ पे नए एमडी और सीईओ जो है चूज़ होंगे 1 जनवरी से 2024 से। तो स्टॉक पे ज़रूर आप फोकस रखेंगे। जियो फाइनेंशियल जो है T2 सेगमेंट, जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट, उससे बाहर आ रहा है। अब जो है इंट्राडे ट्रेड जो है आप कर सकते हैं, और जो सर्किट लिमिट है वो भी रिवाइज कर दिया गया है। पहले 5% था, अब उसे बढ़ा के 20% कर दिया है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील हुई थी, जहाँ पे आप कह सकते हैं वॉबक पिंकस ने 4.2% स्टेक ली, लेकिन जो बायर थे वो जीक्यूजी थे ग्रुप, और यहाँ पे लगभग 2.5% स्टेक की जो है उन्होंने एक्विजिशन की है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 3 PE इन्वेस्टर्स ने जो है अपनी स्टेक बेची है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन हुई है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड से देखने मिली है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग QIB का जो है लगभग 500 करोड़ की रेज हुई है, लेकिन जो की अलॉटीज़ हैं उनमें एबैकस ग्रुप, जो सुनील संघानिया प्रमोटेड कंपनी है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा, HSBC जैसे दिग्गज DIs ने जो है पार्टिसिपेशन की है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बाद स्टील स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, जैसे कि JSW स्टील, टाटा स्टील, क्योंकि यहाँ पे ये पिछले 5 हफ्ते में 5वां हाइक देखने मिला है आपको। ओवरऑल स्टील मिल्स ने प्राइस बढ़ाई है, रीबार प्राइस की लगभग 1500 से लेके 2500 तक की जो है प्रति टन की सितंबर महीने के लिए प्राइस की हाइक आई है। प्राइस हाइक आपको सीमेंट स्टॉक्स में भी देखने मिलेगी, जैसे कि ऑफकोर्स अल्ट्राटेक सीमेंट हुआ, अंबुजा सीमेंट, जहाँ पे पैन इंडिया प्रेजेंस है इनका। यहाँ पे सितंबर के लिए प्राइस हाइक्स आई है 10 से लेके 35 रुपये प्रति बैग का, और ये जो ओवरऑल डिमांड की ट्रेंड्स है वो हेल्दी देखने मिल रही है, क्योंकि मॉनसून जो थी वो थोड़ी कम हुई है। इसका मतलब पिकअप हो रहा है इंफ्रा एक्टिविटीज़ में भी, और वो थोड़ी जल्दी हो रही है। अब लिंकन फार्मा के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे प्रमोटर लगभग 0.3% स्टेक की एक्विजिशन आखिरी ट्रेडिंग सेशन में किया, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जो है हमने इस ट्रेंड को नोटिस किया, और यहाँ पे हमें पता चला कि लगभग 2.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन जो है आपको प्रमोटर बाइंग से देखने मिल रही है इस स्टॉक के लिए। GMR पावर, उनकी आर्म को जो है स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स की ऑर्डर मिली है लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर का, और ये है यूपी के गवर्नमेंट से। M&M भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे IFC ने जो है उनकी जो मोबिलिटी आर्म है वहाँ पे जो है लगभग 600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और अब उनका स्टेक जो है लगभग 13.5% के ऊपर हो चुका है। रिलायंस, MRPL, चेन्नई मेट्रो और OMC स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे, स्पेशली ONGC और ऑयल इंडिया भी, क्योंकि अब विंडफॉल टैक्स की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। डीजल एक्सपोर्ट्स में देखें तो अब 6 रुपये हो गए, पहले 5.5 रुपये प्रति लीटर था, और विंडफॉल टैक्स जो ATF में था एक्सपोर्ट्स का, वो 2 रुपये से बढ़ के 4 रुपये हो गए, और वहीं पे जो विंडफॉल टैक्स क्रूड प्रोडक्शन पे होता है उसमें गिरावट देखने मिली है, और लगभग आप 400 रुपये प्रति टन का गिरावट आया है। तो यहाँ पे जो है क्लच ऑफ आपके ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में जो है फोकस रहेगा, स्पेशली ONGC और ऑयल इंडिया में भी। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें थी, इनका एक्शन हम
दिन भर बाजार पर देखेंगे और इसका एनालिसिस भी आगे करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की तरफ। आशीषा जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले ऊनो मिंडा पर फोकस रहेगा। डैम कैपिटल की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 705 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि प्रीमियमाइजेशन के चलते कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें तो ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के चलते कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है। अच्छे प्रोडक्ट मिक्स और बेटर यूटिलाइजेशन लेवल्स के चलते कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 705 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स पर CLSA की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2015 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि F&B यानी फूड एंड बेवरेजेस का जो स्पेंड है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें तो 30% हायर लेवल पर है और मल्टीप्लेक्सेस में कोई स्ट्रक्चरल रिस्क नहीं है। इसी के चलते खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2015 रुपीज़ प्रति शेयर का पीवीआर आइनॉक्स पर टारगेट रखा है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक रेजिग्नेशन के चलते ये रिपोर्ट आई है, जहां गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2624 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट रखा है। उनका मानना है कि एक रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड नहीं था, सरप्राइज फैक्टर के तौर पर आया है और कोटक महिंद्रा बैंक ने इन एनी केस अंडर परफॉर्म किया है पिछले कुछ महीनों से। अभी उन्होंने 2624 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। लास्टली बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 9000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। CLSA का मानना है कि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे दिख सकते हैं मीडियम टर्म में बजाज फाइनेंस के लिए। पर्सनल लोन्स में करीब डबल हुए पर्सनल लोन्स पिछले 3 साल में और लायबिलिटी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छी है बजाज फाइनेंस की। इसी के चलते उन्होंने 9000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है और खरीदारी की राय बरकरार रखी है बजाज फाइनेंस पर। थैंक यू आशीषा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा में अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन के बाद गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और यूनो मिंडा और पीवीआर आइनॉक्स पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई। चलिए अब आगे बढ़े कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रवि देवरा जुड़ चुके हैं कुवर्जी ग्रुप से। रवि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग। आज पर्टिकुलर यूएस मार्केट क्लोज है तो पूरा आज सेशन थोड़ा टैपिड रहेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड्स की जो मोमेंटम है वो मार्केट से एब्सेंट रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड सेशन आज नॉन एग्री कमोडिटी बास्केट में रह सकता है। आज के दिन में पहली रिकमेंडेशन मेरी कॉपर पे रहेगी। बाय करें 737 पे, 750 का टारगेट है, 730 का स्टॉप लॉस है। चाइना के मेजर्स अभी मार्केट में और जो लास्ट मैन्युफैक्चरिंग रीडिंग थे तो इससे लग रहा है कि ये सेक्टर को आज एक अच्छा इजाफा मिल सकता है। मेटल सेक्टर है पूरा नॉन एग्री बास्केट में, आज अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेचुरल गैस एक गैप डाउन के इंडिकेशन दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 2 से 2.5% के गैप डाउन के इंडिकेशन है। मुझे लग रहा है कि एक अट्रैक्टिव लेवल पे ओपन होगा। अगर ओपन होने के बाद 225 के ऊपर स्टेबल होता है, बाय करें। एक वीक का टारगेट 239 का रहेगा। 218 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाइंग स्ट्रेटेजी ले सकते। थैंक यू रवि आपका समय देने के लिए, ये स्ट्रैटेजीज सुझाने के लिए। तो लेवल्स आपके स्क्रीन पर, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कॉपर में खरीदारी करने के लिए, नेचुरल गैस में भी आपको रणनीति बताई। अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग आइडियाज। इक्विटी मार्केट में आज कहाँ है खरीदारी या बिकवाली के मौके, एक एक करके वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले कॉल्स हमें मिल रहे हैं कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से। एनटीपीसी में खरीदारी करने की सलाह है इनकी। 245 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 224 का। और रिलायंस आज में तेजी करने की राय दे रहे हैं 2500 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा कुछ अन्य कॉल्स पर नजर डालें तो रेलिगेयर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है ONGC। यहाँ पर खरीदारी करने की राय 192 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 177 का। और PNB में भी तेजी करने की राय ये देख रहे हैं 69 के टारगेट होगा। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 63 का। निर्मल बांग की तरफ से GSFC में तेजी करने की राय है 184 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस है 172 का। और हुडको में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 81 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 73 का। नीतिलेश से सुबह जब हमारी बात हुई थी तो उनके भी कॉल्स एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। EU स्मॉल फाइनेंस और आयशर मोटर्स पर उन्होंने तेजी करने की राय दी थी। तो आज सभी कॉल्स में तेजी करने की राय है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर अगर नजर डालें तो
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक